हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find this video helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज हम स्टार्टिंग में कुछ इकोनॉमी के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बेसिक चीजें मुझे आपको समझानी है so that the articles become more clear to you. Okay, so in last 5 years, rupees 10 lakh crores in write-offs help banks half NPAs. तो इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को देखें कि इसमें क्या लिखा है, हमें कुछ बेसिक चीजें देखनी है कि क्या होता है एक बैंक का। जब एक देखिए, हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है, राइट? तो ये बेसिक इकोनॉमी है, बेसिक कॉमर्स है। तो वैसे ही बैंक भी एक तरह से कंपनी है जिसकी एक बैलेंस शीट होगी। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ एसेट्स होती हैं, एक तरफ लायबिलिटीज होती हैं। एसेट क्या होता है? एसेट मतलब जो आपको प्रॉफिट दे किसी तरह का, जो आपके लिए लाभदायक है। और लायबिलिटी मतलब जो आपकी सिरदर्दी है, जो आपने किसी को वापस देना है, ठीक है? तो बैंक के केस में उसका एसेट होता है लोन्स। अब आप कहेंगे लोन्स कैसे? लोन्स तो वो अपने पास से पैसा दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो लोन्स जो आपको दे रहा है वो उनका एसेट कैसे है? क्योंकि उस पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे लोन को, मतलब बैंक को लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली ये बैंक के लिए एक एसेट है। अब बैंक की लायबिलिटीज क्या होती हैं? आपके डिपॉजिट्स जो आप सेविंग्स अकाउंट में, वैसे जितना भी आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वो बैंक ने आपको देना है, वो आपका है, वो उनकी सिरदर्दी है। और साथ में आपको बैंक इंटरेस्ट भी देता है सेविंग्स अकाउंट पे, ठीक है? तो लायबिलिटी क्या हुई बैंक के लिए? आपके डिपॉजिट्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। तो अब एक और टर्म आप बहुत बार देखते हैं, आप स्टैटिक में इसको पढ़ते भी हैं, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है? एसेट्स तो ऑफ कोर्स इस वर्ड में क्या है? लोन्स हैं। तो वो लोन्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या होता है? वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो लोन जो परफॉर्म नहीं कर रहे, के मतलब ये है कि जब भी डेडलाइन है आपकी कि आपने इंटरेस्ट पे करना है, आपके महीने का इंटरेस्ट, जब जो भी जितने टाइम में आप कर रहे हैं इंटरवल्स में, तो उस डेडलाइन को गए हुए भी 90 दिन हो गए और आपने इंटरेस्ट रेट तक पे नहीं किया, तो तब वो लोन बैड डेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, तो अब देखिए क्या होता है। अब एक बैड डेट बन गया, ठीक है? तो अब एक बैड डेट को डील करने की, यानी कि एक एनपीए के साथ डील करने के लिए एक लेंडर के पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है राइट ऑफ और एक होता है वेव ऑफ, ठीक है? तो अब देखिए, राइट ऑफ और वेव ऑफ में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं पहले ही बता देती हूँ, खैर आपको इससे पहले कि इसका फॉलो अप दूसरे पेज पे भी है। तो देखिए, वेव ऑफ तो आपको पता ही है कि क्या होता है, कि इसमें यू कैंसिल द लोन, लोन अकाउंट कंप्लीटली। जो आप देखते हैं फार्मर्स को लोन वेवर्स मिलते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है कि आपने लोन दिया था, वो किसी कारणवश, किसी बुरे कारणवश, कोई कैलामिटी आ गई, फार्मर्स नहीं पे बैक कर पाएंगे, सरकार ने ऑर्डर दिया बैंक्स को, और सरकार की पॉलिसी के साथ कंप्लाई करते हुए बैंक्स ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, आप पे मत कीजिए, ठीक है? तो वो कंप्लीटली उनकी जो बैलेंस शीट में से आप उसे हटा देंगे और बिल्कुल आप सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में, मतलब सॉर्ट ऑफ हेल्प हो गई वो, ठीक है? अब राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? This is also an exercise which is taken up by various banks or NBFCs to clean up the balance sheet. यानी कि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इसमें आप बिल्कुल भूल जाओगे लोन को, आप उम्मीद करोगे ये लोन वापस आएगा, पर थोड़ी लेट आएगा। अब तो थोड़ी लेट आएगा, तो आप कोशिश करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं आप उस इंसान को, वैसे तो जिसने बोरो किया आपसे, पर आप थोड़ा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब हम इसको क्या करते हैं, अभी के लिए प्रॉफिट्स वाले, जो हमारा यानी कि जो एसेट वाला एरिया, उससे हटा के उसको लॉस वाले में रख देते हैं, अपनी कंपनी की लॉस वाले कॉलम में डाल देते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, बहुत सारी एनबीएफसीज को टैक्स भी करना होता है, आपको पता है, प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स जाएगा ना, है ना? तो अब इससे क्या होता है, फिर उनकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है। अब जो एसेट जो आपका नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है, फिर भी आपको उस पर टैक्स देना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा आप उसको लॉस में ही ले जाओ, उस पर कोई आपको टैक्स पे ही नहीं करना। तो ये एक वॉलंटरी एक्सरसाइज होती है जो बेसिकली बहुत सारे कंपनीज अंडरटेक करती हैं, यानी कि एनबीएफसीज या बैंक्स। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ है।
The mega write-off exercise has enabled banks to reduce their NPAs or defaulted loans by rupees 10,000 crores. यानी कि बैंक्स ने पिछले 5 सालों में अराउंड एक मेगा राइट ऑफ एक्सरसाइज आप कह सकते हैं अंडरटेक किया, जिसकी वजह से जो उनका एनपीए है, ऑफ कोर्स जब आप राइट ऑफ कर देंगे तो आप एनपीए में तो हटा दिया ना, एनपीए की कैटेगरीज में वो हट जाएगा, तो उस बेसिकली इसीलिए एनपीए का जो अमाउंट 10,000 करोड़ से कम हो गया। ये कैसे पता चला है? इंडियन एक्सप्रेस को एक आरटीआई डाल के पता चला है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है और आरबीआई ने बेसिकली इस पे रिप्लाई किया है। द बैंकिंग सेक्टर रिपोर्टेड अ डिक्लाइन इन ग्रॉस एनपीएस टू ₹7,29,000 करोड़ और 5। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एडवांसेस का अब केवल 5.9% रह गया है एनपीएस, यानी कि जितने भी एडवांसेस हैं, यानी कि जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लोन्स हैं, उनमें से केवल अराउंड 5.9 या 6% ही हैं जो परफॉर्म नहीं करते, बाकी परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है प्रॉपर टाइम पे, प्रिंसिपल भी आप रिकवर कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ से लेके जाना है, क्योंकि एनपीएस एक ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे 11%, 14%, है ना, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं ना। तो वैसे ही 2017-18 से अगर हम कंपेयर करें तो 11.2% एनपीएस हुआ करते थे, ग्रॉस एनपीएस उस समय पे, मतलब अक्यूमुलेटेड पूरा आप जो डेटे की बात करते हैं। सिग्निफिकेंटली बैंक्स वर एबल टू रिकवर ओनली। अब देखिए क्या होता है, जब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप राइट ऑफ कर देते हैं लोन्स को, तो जो आपने कोलेटरल फॉर एग्जांपल किसी बोरोवर ने आपको जमा करवाया होगा, तो फिर आप उसको बहुत सारे तरीके होते हैं राइट ऑफ किए हुए लोन्स को रिकवर करने के लिए। आप उसको ऑक्शन कर देते हो, उस कोलेटरल को, या फिर उनको ऑब्वियसली लीगल एक्शन भी ले सकते हो, पर अब आपने थोड़ा तसल्ली, मतलब आप अब सालों में करोगे उसको रिकवर, ऐसे बहुत जल्दी नहीं है, ये वाली चीज हो जाती है। अभी इमीडिएटली तो वो लॉस में है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि रिकवर सिर्फ और सिर्फ ₹1,32,000 करोड़ ही आप रिकवर कर पाए हैं पिछले 5 साल में ये बैंक्स, ठीक है। तो विच इज अराउंड आई थिंक वेरी लेस। Once a loan is written off by a bank, it goes out from the asset book of the bank. जैसे मैंने आपको बताया, the bank writes off a loan after the borrower has defaulted on the loan repayment and there is very low chance of recovery. The lender then moves the defaulted loan or NPA out of the asset sides and reports the amount as loss. ये सब कुछ मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है। अब देखिए बिल्कुल ये सरप्राइजिंग कोई बात है नहीं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, उन सबसे ज्यादा राइट ऑफ्स उन्होंने किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जब एनपीएस उनके पास हैं, राइट, सबसे ज्यादा पीएसबी ही एनपीएस को काउंट करते हैं, सबसे ज्यादा राइट ऑफ भी वही करेंगे। तो ऑफकोर्स उन्होंने सबसे ज्यादा किया एट ₹7,34,000 करोड़, विच इज नियरली 73% ऑफ द एक्सरसाइज। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कम किया। अब देखिए इसमें बड़ी सारी चीजें हैं, कई लोग एलिगेशन लगाते हैं कि इससे ये पता चलता है कि सरकारी बैंक एफिशिएंट नहीं है, काम नहीं करते, काम चोर एंड ऑल दैट, पर इसके बहुत सारे रीजंस हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन इट, इट इज नॉट एज सिंप्लीफाइड एज इट इज सेड बाय अदर्स। ओके, द पॉलिसी ऑन लोन रिकवरीज इज। अब देखिए क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे ये सब कुछ मैं आपको स्टार्टिंग में वैसे बता चुकी हूँ। लोन रिकवर करने के एक बारी राइट ऑफ आपने जब कर दिया, उससे कुछ कुछ तरीके होते हैं, एक प्रॉपर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस मैनर में आप रिकवरी करेंगे, कितने टारगेटेड डेट तक करेंगे, कितना आपने रिड्यूस करना है अपने राइट ऑफ्स के अमाउंट को। अच्छा, कुछ देखिए कुछ तो आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है एज बैंक, यानी कि थोड़ा अमाउंट तो आप वेव भी कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आप सारा मत पे करो, कुछ तो पे कर दो, राइट ऑफ में ये भी होता है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिसीजन लेवल्स, ऑफ कोर्स आप अपनी हायर अथॉरिटीज को कंसल्ट करेंगे, या फिर ये सारी चीजें हैं जो राइट ऑफ के बाद होती हैं। द रिकवरी प्रोसेस कैन ऑफ कोर्स टेक इयर्स, इट इज स्प्रेड ओवर मेनी इयर्स। Among individual banks, reduction in NPAs, okay, this is not something। अब देखिए हाँ, इसमें से भी हम देख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा राइट ऑफ किया है। तो आपको एसेट और लायबिलिटी क्या है बैंक की, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, साथ ही में वेव ऑफ और राइट ऑफ में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। और कुछ कुछ स्टेटमेंट्स एनपीएस से रिलेटेड जो आ सकती हैं, वो एक स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि पिछले 5 सालों में अगर एक स्टेटमेंट आ गई कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने सबसे ज्यादा राइट ऑफ्स किए हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ से लेके जानी है, वी हैव टू कैरी दिस फॉरवर्ड विद अस। ऑलराइट, अभी हम देखिए एक और इकोनॉमी का आर्टिकल देख लेते हैं। CII बैच फॉर लो इनकम टैक्स रेट्स, जीएसटी कट फॉर व्हाइट गुड्स। तो देखिए व्हाइट गुड्स तो आपको पता है क्या होता है। वैसे ट्रेडिशनली व्हाइट गुड्स की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो कहीं कहीं बड़े बड़े जो अप्लायंसेज आप घर पे यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे रेफ्रिजरेटर्स,
गीजर्स, इस तरह की वॉशिंग मशीन्स, ये कुछ कुछ जो इलेक्ट्रिक गुड्स हैं ना, जो काफ़ी बल्कि होते हैं, और ये इनिशियली सिर्फ वाइट में ही आप ले सकते थे, अभी तो ये बहुत सारे उसमें आने लग पड़े हैं कलर्स में और वैसे भी, तो इनको इसलिए वाइट गुड्स कहा जाता है। वैसे कई लोग इसका कहते हैं कि देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, वाइट गुड्स, ब्राउन गुड्स, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ, हमें और भी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। फ्लैगिंग द नीड टू रिवाइव कंजम्पशन डिमांड इन द इकोनॉमी। अब देखिए CII ने क्या बोला है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे है क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। हमारा बजट होगा, रिलीज किया जाएगा 2023-24 का, ठीक है। तो उससे पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बेसिकली, ऑफ कोर्स हर बार होता है, हर साल होता है, वो आप कुछ कुछ अपने बजट को अनाउंस करने से पहले सबसे सजेशंस मांगते हैं। ओके, व्हाट डज इंडस्ट्री से, व्हाट डू फार्मर एसोसिएशन से, व्हाट डज व्हाट डज पर्टिकुलर कॉन्फेडरेशन से, तो आप कुछ कुछ सजेशंस मांगते हैं, जो आज से स्टार्ट हो गई है सजेशन वाली, ये जो राउंड होता है वो शुरू हो गया है। तो बेसिकली उसी का आप देख सकते हैं कि पार्ट है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भी कुछ कुछ सजेशंस दी हैं सरकार को कि आप बेसिकली क्या करें, पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स कम करिए एक तो इस बार के बजट में, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कंजम्पशन डिमांड नहीं है। देखिए एक इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, जब डिमांड होगी। अब डिमांड कब होगी, जब लोगों के पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर कैपेसिटी होगी। अब परचेजिंग पावर कैपेसिटी कब होगी, जब वो कम टैक्सेस पे करेंगे, तभी तो इन हैंड कैश बचेगा उनके पास, इन हैंड मनी बचेगी। तो आप क्या करें, आप इनकम टैक्स कम करें, ठीक है। साथ ही में इन्होंने बोला है आप जीएसटी रेट को भी कम करें कुछ कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, जो 28% आप लगाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आते हैं इसमें। और साथ ही में इन्होंने बोला है कि आप जॉब क्रिएशन करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेन स्ट्रीम जो इंडस्ट्रीज हैं, मेन स्ट्रीम एरियाज जो हैं, उसमें जॉब क्रिएट करें। अब ये इन्होंने कहा है, सीकिंग अ स्टेटस क्वो ऑन कॉर्पोरेट टैक्स। अब इन्होंने बोला है कॉर्पोरेट टैक्स रेट को एज इट इज रहने दीजिए, जैसा आप अभी कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। 22% वाला जो चीज है, ये इट इज गुड, ओके। ये CII हैज सेड रिवाइविंग अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्होंने बोला है, देखिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज गुड, आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, NII जो है, या इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, या कुछ भी ले लीजिए, इट इज वेरी गुड, बट इट इज नॉट इनफ। Okay, if you want to energize growth in the economy, private capital spending is very very important. You cannot do without that. तो सरकार इसके लिए जो भी conducive environment बना सकती है, बनाने की कोशिश करें। और साथ ही में इन्होंने बोला है कि कैपिटल स्पेंडिंग को पिच अप करना चाहिए, you should raise that to 3.4% of the GDP next year from 2.9% this year. ओके, अहेड ऑफ द, देखिए कैपिटल स्पेंडिंग तो आपको पता है, कैपिटल क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, यानी कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आप अभी इमीडिएटली नहीं कंज्यूम कर सकते, पर जो आप कंज्यूम करते हैं लार्जर रन में वो उसे प्रोड्यूस करके देता है आपको। ओके, तो जैसे एक मशीन है, आप मशीन तो नहीं खा लोगे, है ना, लेकिन मशीन जो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बना रही है तो आप उसको कंज्यूम करोगे, राइट। वो प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट गेट, आप कह सकते हैं, वैनिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इट keeps introducing for a very long time. So it's a long term investment that way. और infrastructure, machines, roads, ये सब कुछ capital spending में आता है। Okay, railway bridges, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेलवे ब्रिज बनाएंगे तो सालों साल तक लोग रेलवेज में ट्रैवल करेंगे, राइट। तो ये चीज़। Ahead of the commencement of formal budget consultations on Monday under the stewardship of of Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, the industry body has also pleaded the government to ensure। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है, देखिए मिस गवर्नमेंट, मिस सीतारमन जी, आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि किसी भी तरह की अरेस्ट या किसी भी तरह का डिटेंशन ना हो, सिविल केसेस में, जहाँ पे कोई पेनल्टी लगनी है, किसी तरह का लोन रिकवर करना है या कुछ भी, ठीक है। अनलेस क्रिमिनलाइजेशन, मतलब अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ही बियॉन्ड डाउट एक ऐसा केस आपके सामने आ गया जहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन होएगा ही होएगा। सो अवॉइड दिस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैक्स टेररिज्म जो चीज़ है ना, वो बहुत खतरनाक है। टैक्स टेररिज्म क्या होता है कि कई लोग अगर टैक्स इवेड कर रहे हैं तो आप विच हंट करने लग पड़ो उनको, ये टर्म आप बहुत बार पढ़ते हैं। तो फिर आप उनको बहुत हरास करने लग पड़ते हो कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, तो दिस इज नॉट फाइन। और IT रेट जो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो दे शुड एक्चुअली कम डाउन। अब एक्सपोर्ट्स के लिए इन्होंने क्या कहा है,
एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने बोला है दैट वी नीड टू रैशनलाइज इम्पोर्ट ड्यूटीज विद अ ग्रेडेड रोड मैप टू शिफ्ट देयर स्लैब्स टू कंपेटिटिव लेवल। ओके, अब देखिए बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल आप ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको हम रिफाइन करते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं सेम उस चीज़ को, बस रिफाइन करके या कुछ प्रोसेस करके। तो जब इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा होगी तो फिर ऑफकोर्स आपके जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो भी तो लेस कंपेटिटिव हो गए, तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम कीजिए। साथ ही में इन्होंने बोला है ओके, अब इन्होंने बोला जिस भी तरह के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आ रहे हैं, जो बने ही एक्सपोर्ट के लिए हैं, जो रीजन्स या किसी भी तरह के, उन सबको रोड टैप के अंदर लेके आना चाहिए। रोड टैप आप जानते हैं क्या होता है? रोड टैप से बेसिकली हर तरह का टैक्स, जो डोमेस्टिक भारत के जितने भी टैक्स हैं, अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप एक्सपोर्ट करने की इच्छा रखते हैं और एक्सपोर्ट बाहर आपकी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, तो सरकार चाहती है कि आपका वो प्रोडक्ट कंपेटिटिव हो, तो सरकार इसके लिए क्या करेगी? सरकार आपको डोमेस्टिकली जितने भी टैक्सेस हैं जो आपके उस प्रोडक्ट पे लगते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल के टैक्स क्यों ना हो, पंचायत लेवल के, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, कोई भी उसको नहीं लगाएगी या फिर उसको रिफंड करेगी। ठीक है, क्यों? ताकि आपका बेसिकली क्या हो, टैक्सेस भी एक्सपोर्ट ना हो जाए साथ साथ बाहर। अगर टैक्सेस का अमाउंट भी आपका एक्सपोर्ट हो गया तो फिर आपका प्रोडक्ट तो लेस कंपेटिटिव हो जाएगा बाकी मार्केट्स में, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गवर्नमेंट्स वांट्स टू अवॉइड। ओके, द इंडस्ट्री बॉडी हैज ऑल्सो आस्क्ड फॉर जीएसटी। अभी उन्होंने बोला है कि एक जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल को भी सेट कीजिए, नेशनल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को भी बेसिकली ऑन प्रायोरिटी एज, क्योंकि टैक्स पेयर्स बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो अपील्स नहीं फाइल कर पाते हाई कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट में इतने ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं। तो अगर देखिए जीएसटी में आपको पता है रिफंड मिलता है ना, हर चीज़ का, लेकिन उनका रिफंड रिजेक्ट कर देती है सरकार, बहुत बारी देती नहीं उनको, ये पूरा करो वो पूरा करो, फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से कब तक आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो इससे बढ़िया कि आप जीएसटी का एपेलेट प्रॉपरली फोकस्ड एक चीज़ पे बना दीजिए। तो ये यहाँ पे लिखा है बेसिकली। I think this is very very interesting. I appreciate this measure a lot. Government set to publish framework for e-commerce reviews. तो क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला है एक हम पब्लिश करेंगे अगले हफ्ते एक फ्रेमवर्क को, कि कैसे जो फेक रिव्यूज होते हैं या अनवेरीफाइड स्टार रेटिंग्स होती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, एक हेयर ड्रायर है अमेजोन पे, उस पे उन्हीं के लोगों ने मतलब रेटिंग दिलवाई हुई है 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार, या खुद ही ने वाओ व्हाट एन एक्सीलेंट हेयर ड्रायर ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको रिव्यू किया जाए। चाहे होटल है, होटल सर्विसेज हैं, ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये बेसिकली कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी ने बोला है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिजिटल इंडिया को करते हैं प्रमोट, तो डिजिटल इंडिया के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं बुरी, ठीक है, तो उनको भी एड्रेस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, एंड इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट इनिशिएटिव इट इज ऑफ कोर्स गुड। ठीक है, तो जैसे ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स, अब देखिए ई कॉमर्स एक वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में, इट इज ऑल अबाउट दैट, राइट। तो आप फिजिकली नहीं देख पाते प्रोडक्ट को, वैलिडेट नहीं कर पाते, तो यू हैवीली रिलाई ऑन द रिव्यूज पोस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म्स, कि क्या ओपिनियन है बाकी यूजर्स का जिन्होंने वो गुड खरीदा है। तो अगर वो रिव्यूज फेक हैं, दैट कैन ऑफ कोर्स मिसलीड यू इनटू बाइंग दोज प्रोडक्ट्स, राइट। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनेगी जो इस तरह का फ्रेमवर्क डेवलप करेगी फेक रिव्यू मैनेजमेंट का। आई थिंक आई एम रियली ऑल एप्रिसिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर मेजर। ऑफ कोर्स ये ग्रेजुअल होगा, अभी कुछ ऐसा है ही नहीं फर्स्ट हैंड हमारा एक्सपीरियंस इसके साथ, तो धीरे धीरे चीज डेवलप होगी, बट जो भी होगा इट इज गुड ओनली। ओके, यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट शेल्ड, यूएन वॉर्न्स यू आर प्लेइंग विद फायर। तो देखिए आपको पता ही है ये बहुत बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन का ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रशियन कंट्रोल के अंडर है, उन्होंने सीज कर लिया था उस पर्टिकुलर टेरिटरी को, और इसमें ज़ैपोरिजिया भी आता था, उसमें शेलिंग हो रही है, बेसिकली फायरिंग हो रही है, अब छोटे छोटे जो बॉम्ब्स होते हैं अटैक्स हो रहे हैं इस तरह के। अब यूनाइटेड नेशंस के जो न्यूक्लियर वॉच डॉग हैं, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अब उन्होंने वार्न किया है कि आप आग के साथ खेल रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि किसी भी समय किसी तरह का न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है, रेडिएशन रिलीज हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। न्यूक्लियर डिजास्टर वुड बी एक्चुअली वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, और कहाँ तक स्प्रेड होगा ये किसी को नहीं पता।
देखिए जब ये वार्निंग्स आई तो ऑफ कोर्स मॉस्को और कीव एक दूसरे पे ब्लेम डालने लग पड़े। वो कहते हैं आप शेलिंग कर रहे हो, वो कहते हैं आप शेलिंग कर रहे हो, और यही होता रहा। अब देखिए क्या है ज़ैपोरिजिया। अब देखिए ये जो हो रहा है ना सदर्न यूक्रेन एरिया में, बेसिकली ये बहुत कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि जस्ट इसके 500 किलोमीटर दूर एक साइट है जिसका नाम है चेरनोबिल। तो वहाँ पे चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में जो यूएसएसआर रिजीम में हुआ था 1986 के टाइम पे, वो सबको पता है। इट वाज द वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट। ओके, तो ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जियोपॉलिटिक्स शुड बी सेट ऑल असाइड. There are a lot of issues as well. In a first, Pakistan ruling coalition initiates talks with Imran's opposition party. देखिए ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ. पाकिस्तान is one such neighbor of ours. Bangladesh is also one such neighbor of ours. जिनकी थोड़ी सी domestic politics भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है जो बेसिकली पाकिस्तान है वहाँ पे जो डीप स्टेट है, यानी कि वहाँ की जो आर्मी है, वो ही डिसाइड करेगी कि किस तरह का आप मिलिट्री रिश्ता इंडिया के साथ उनका होगा, सीज फायर फॉलो अप होगी नहीं होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, टेररिज्म क्या किस तरह से रोका जाएगा, वो बिल्कुल डिपेंड करता है। इसीलिए वहाँ की पॉलिटिक्स जानना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और गिवन द फैक्ट जो इमरान खान वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किस तरह की मार्च निकाल रहे हैं इस्लामाबाद टू लाहौर, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह का उनको पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा है। फिर उन्होंने काफ़ी आर्मी को भी क्रिटिसाइज़ किया, शहबाज शरीफ की सरकार को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के बाद पहली बार कोई ऐसा इंसान है जो आर्मी को अपोज कर रहा है पावर में आने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने रिसेंट अटैक देखा जब वो एक जलसा जो उनका चल रहा था उसके दौरान किसी ने उनके पैर पे, इट वॉज मेंट टू असैसिनेट मिस्टर खान, ऑफ कोर्स इट इज सेड, पर ही एस्केप्ड विद ओनली लिटिल इंजरीज। तो ये तरह की चीज़ें बेसिकली पाकिस्तान को इस बार थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बना देती हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बेसिकली ये जो गवर्नमेंट है इनकी, जो अभी शहबाज शरीफ चला रहे हैं, उन्होंने बोला है कि ठीक है हम डायलॉग के लिए रेडी हैं इमरान खान की पार्टी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो हमें रिजॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह का तमाशा हमारे देश में हो रहा है, इट इज़ नॉट फाइन एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी भी क्राइसिस में चल रही है, आपने लोन लिया हुआ सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से, चाइना से, साथ ही में IMF का भी बेल आउट पैकेज आप चाहते हैं। तो इतनी दिक्कतों में पॉलिटिक्स भी खेलते रहेंगे तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ पे इन्होंने कहा है कि देखिए आर्मी चीफ भी आपको पता है, जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो रिटायर होने वाले हैं, तो नए आर्मी चीफ को चूज करना है। तो उस पर इमरान खान कुछ और कहते हैं, उनकी पार्टी, और ये लोग कुछ और कहते हैं। तो इस आर्मी चीफ कौन होंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, क्या होगा, इसमें भी बातचीत होगी। अब देखिए क्या हुआ, जो वहाँ के फिनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इशक दार, ही एक्चुअली मेट विद प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट बेसिकली क्या है, उन्होंने प्रेसिडेंट को जाके बोला, प्रेसिडेंट पता है कौन है, वो उनकी पार्टी के, इमरान खान की पार्टी के, ठीक है। तो इसलिए फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को जाके बोला, देखिए आपके दोस्त हैं इमरान खान, आप क्या करें, आप उनको हमारा ऑफर दे दीजिए कि हम अपने सारे पॉलिटिकल जितने भी मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं डायलॉग के माध्यम से। तो फिर प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है हम बता देंगे। फिर उन्होंने जाके बताया PTI को, फिर PTI ने बोला कि ठीक है वी आर ऑल्सो विलिंग, एंड हम तो चाहते हैं कि हम प्रेसिडेंट के माध्यम से इस तरह की एंगेजमेंट करें। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होगा बहुत ब्रेक थ्रू टाइप्स कुछ होगा, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द लास्ट पेज। तो ये द हिंदू के आर्टिकल्स हैं। टर्की लॉन्चेस एयर रेड्स अगेंस्ट कर्डिश मिलिटेंट्स इन सीरिया इराक। तो फाइनली क्या हुआ है आपको पता है, देखिए टर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट देश क्यों है, हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, क्योंकि टर्की की जो जोग्राफी है ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि टर्की इकोनॉमिकली एकदम रूइंड है, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 80% से भी ज़्यादा है, और टर्की के बहुत सारे आप कह सकते हैं जिस तरह की सेक्युलर कंट्री एक टाइम पे टर्की हुआ करती थी, अभी रिसेंटली हो गई थी, पर अब दोबारा वहाँ पे हर चीज़ चेंज हो रही है। जो वहाँ के मतलब चीफ हैं रेसेप टैयिप एर्डोगन, तो वो काफ़ी रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल, नेशनलिज्म को यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल टू स्टे इन पावर, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट
गुड, है ना? तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और साथ ही में अभी आपने क्या देखा था और बहुत सारी चीज़ें देखिए टर्की बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे आपने एससीओ का समिट हमने उज़्बेकिस्तान में देखा तो मिस्टर मोदी का अचानक से इट वाज़ कंप्लीटली अनएंटिसिपेटेड अचानक से टर्की के प्रेसिडेंट के साथ मिलना राइट उसकी साइड लाइंस पे और उनसे बात करना तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि हमारा बायलेटरल ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए और टर्की का स्टैंड क्या है कश्मीर इशू पे ये बात आपको पता है वो हमारे खिलाफ हैं जो अगस्त 5 को हमने धारा 370 को स्ट्राइक डाउन किया दे आर अगेंस्ट अस एंड दे हैव ओपनली दे हैव ओपनली बैक्ड पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू तो इस तरह की चीज़ें हैं डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स उनका देखिए और साथ ही में वो नेटो के मेंबर भी हैं नेटो के मेंबर भी हैं और वो एससीओ की भी जो एक रशिया चाइना बेसिकली बॉडी है नेटो के मेंबर होने के बाद भी वो वहाँ का एक फुल फ्लेजेड मेंबरशिप चाहते हैं एससीओ का तो बेसिकली वो इंडिया टाइप बनना चाहते हैं इंडिया टाइप आप ऑटोनॉमी कह सकते हैं कि वो मिमिक कर रहे हैं टू हैव बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स यानी कि हर जगह से अपना फ़ायदा निकाल लो ये चीज़ लेकिन और साथ ही में आपने रिसेंटली देखा इस्तांबुल में टेरर अटैक हुआ वहाँ की एक बहुत ही रश वाली मार्केट में तो फाइनली टर्की ने अनाउंस किया है संडे को कि हमने एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की हैं कुछ बेसिस के अगेंस्ट जो बेसिकली कर्डिश मिलिटेंट्स के द्वारा सेटअप किए गए थे कहाँ पे नदन सीरिया में और इराक में अब देखिए कर्डिस्तान क्या है एक इमेजिनरी लैंड है जो बेसिकली कुछ कुछ हिस्सा टर्की से निकलेगा कुछ सीरिया से निकलेगा कुछ इराक से निकलेगा कुछ ईरान से आएगा है ना ईरान में भी तो आपने देखा था जो महसा अमीनी थी वो एक कर्डिश वुमेन थी तो कर्डिश लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेपरेटिस्ट जैसे कि जम्मू कश्मीर जो सेपरेटिस्ट हैं सरकार ऑफ कोर्स उनके खिलाफ काफ़ी टाइट हैंडेड रहती है तो वैसे ही हर सरकार कर्डिस्तान कैसे बना लोगे आप मतलब खुद के दिमाग में आपने बनाया हुआ है ये तो कि हम हर देश में से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल तो इसीलिए बेसिकली जो भी सीरिया और इराक में बेसिस थे इनके उस पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ओके क्योंकि बेसिकली इन बेसिस को यूज़ किया जा रहा था टेररिस्ट अटैक्स के लिए ऑन टर्किश सॉइल ये टर्की के प्रेसिडेंट का कहना है द ऑफेंसिव कोड अब इस ऑफेंसिव का कोड नेम था ऑपरेशन क्लॉ स्वॉर्ड ठीक है इट कम्स अ वीक आफ्टर अ ब्लास्ट इन सेंट्रल इस्तांबुल दैट किल्ड 6 पीपल एंड वुंडेड 81 ओके तो टर्की ने ब्लेम किया है कि देखिए ये तो बिल्कुल आप ही के करे धरे के लिए आपको पनिश किया जा रहा है Okay, so but it has of course waged a bloody insurgency there for decades क्योंकि टर्की में देखिए बहुत सालों का ये मुद्दा है आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि नेटो में जब स्वीडन और फिनलैंड है बेसिकली वो चाहते हैं कि हम उनका मेंबर बन जाएं लेकिन टर्की ने कहा कि हम तो नेटो के मेंबर और हम इनको रेटिफाई नहीं करेंगे इनकी मेंबरशिप को क्योंकि ये क्या करते हैं कि कर्डिस्तान के बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं उनको पनाह देते हैं जो बिल्कुल हम टेररिस्ट उनको मानते हैं हमारी कंट्री तो दिस इज समथिंग वी कैन नॉट टॉलरेट और फिर इसीलिए स्वीडन ने कहा कि नहीं नहीं अब से हम इनको बिल्कुल भी पनाह नहीं देंगे और हम भी इनको अब टेररिस्ट ही मानेंगे तो इस तरह से बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है टर्की इस बार के लिए आपके लिए ओके तो ये चीज़ विच इज़ वेस्ड All right, and is designated a terror group by Ankara and its Western allies. USA भी कर्डिश जो मिलिटेंट्स हैं उनको टेररिस्ट ही मानता है. The PKK has हम लेकिन PKK ने यानी कि जो कर्डिस्तान वर्कर्स पार्टी है वो उसने बोला है कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे इस्तांबुल की एक्सप्लोजन में क्योंकि इससे पहले जो भी इन्होंने अटैक्स किए हैं ना इस्तांबुल में उसके लिए इन्होंने ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने करवाए थे इस बार इन्होंने कहा था कि हमने नहीं करवाए तो यही सारी चीज़ें अब देखिए इन्होंने बोला है कि हम ये एयर स्ट्राइक्स इसलिए कर रहे हैं इनके बेसिस पे क्योंकि हम बिल्कुल सोर्स जो है स्रोत जो है जो जिन बेसिस से ये टेरर अटैक्स कर रहे हैं उन्हीं को ख़त्म करना चाहते हैं मलेशिया राइवल्स क्लेम मेजॉरिटी सपोर्ट इन हाउस पार्लियामेंट देयर इज़ नथिंग मच इन इट मतलब समझाने वाला कुछ नहीं है पर आप जानते हैं मलेशिया में क्या हुआ है किसी को भी कोई कोलिजन गवर्नमेंट एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं गार्नर कर पाई है हंग पार्लियामेंट यानी कि पता ही नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या क्या होगा तो यही हुआ है बेसिकली तो हर जो लीडर है जिनको लगता है एक लीडर कह रहे हैं कि मैं बना लूँगा पार्टी अपने दिमाग में और पता कुछ है नहीं कि कौन सपोर्ट करता है उनको कौन नहीं करता दूसरा कह रहा है मैं बना लूँगा उनको भी नहीं पता मतलब आप नंबर बता ही नहीं रहे कि कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं सो दिस इज एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ सिनेरियो इन मलेशिया Okay, so this general election is sort of a failure because it couldn't actually lead to a parliamentary majority for any single party. ओके सो मलेशियंस वोटेड मलेशियंस ने जब वोट किया तो दे वर होपिंग कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से हमें रिहा मिल जाएगी एट अ टाइम ऑफ स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कोर्स दे आर स्लोइंग डाउन देयर इज अ लॉट ऑफ महंगाई देयर आल्सो एवरी कंट्री इज फेसिंग दैट एंड सो इज चाइना सो दिस साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज नो एक्सेप्शन तो यही चीज़ बेसिकली हुई है पिछले कुछ ही सालों में इन्होंने 3 प्राइम मिनिस्टर्स बदल लिए हैं
All right. Saturday's election saw the further decline of a force that dominated politics from independence. अब 1957 से 2018 तक जो बेसिकली वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर थे जो रूल कर रहे थे, उसके बाद से दे हैव कम टू एन एंड सॉर्ट ऑफ, और जो स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है 2018 के बाद से। मलेशिया की किंग को बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा, उनका भी थोड़ा सा रोल आएगा, क्योंकि हंग पार्लियामेंट, देखिए आपको पता होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करूँ, ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर कहीं पे लिखा है ना कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अटॉर्नी जनरल, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी हैं, तो वो प्रेसिडेंट नहीं होता। आंख बंद करके वहां पे अगर एक क्वेश्चन आपके पास आया है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन, दिस इज रॉन्ग एब्सोल्युटली, क्योंकि व्हेन यू रीड प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट आपकी आंखों के सामने वर्ड आ जाना चाहिए सरकार, द गवर्नमेंट डिसाइड्स, प्रेसिडेंट एक्चुअली हैज नो डिस्क्रिशन व्हाटसोएवर। लेकिन गवर्नर के पास आप जानते हैं कि कुछ डिस्क्रिशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है गवर्नर को डिस्क्रिशन, राइट। तो ये बात आपको पता है कि कब वहां पे उनको अगर लगेगा कि इमरजेंसी की सिचुएशन बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो किया जा रहा, तो ये उनकी डिस्क्रिशन है कि वो एक रिपोर्ट भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को कि देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हमें फेल होती दिख रही है, कुछ कुछ डिस्क्रिशन है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास तो कोई डिस्क्रिशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने चाहे प्रेसिडेंट को कोई डिस्क्रिशन ना दी हो, पर एक डिस्क्रिशन है जो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, जो प्रेसिडेंट के पास है, और वो हंग पार्लियामेंट है। देखिए वैसे तो इलेक्शन में जो भी प्राइम मिनिस्टर जीत के आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जो भी वो सरकार बनाएंगे उसको प्रेसिडेंट को बनाना ही पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, ठीक है, उनकी ओथ उन्हें दिलवानी ही पड़ेगी। लेकिन अब बाई चांस इसी तरह की चीज़ हो जाए, कोई मेजोरिटी समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉपर एक किसी को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा इतना कि वो सरकार बना पाए, प्रॉपर नंबर्स ही नहीं हो रहे, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना कि दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जितने डेवलप्ड कंट्रीज बार बार, एक नहीं हुआ इसराइल में तो बार बार इलेक्शन ही होता रहता है जब तक एक फाइनल डिसीजन पे ना पहुंच जाओ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो इस केस में बेसिकली डिस्क्रिशन होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो डिसाइड करेंगे, अच्छा आई वांट यू टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड दिस इन दैट, मतलब वो अपॉइंट कर सकते हैं। वेव ऑफ केसेस टेस्ट चाइनाज कोविड स्ट्रेटजी, फर्स्ट डेथ इन 6 months, दिस इज समथिंग कंसर्निंग। वाई? क्योंकि ये भी आपको मैं थोड़ा अपना एनालिसिस बताना चाहूँगी यहाँ पे कि चाइना में बेसिकली ये जो सो कॉल्ड जीरो कोविड पॉलिसी है कि एक भी केस जो आएगा हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वी विल फाइट एंड ऑल दैट। और साथ ही में आप जानते हैं कि चाइना बीइंग चाइना द काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन नेशन इट इज़, तो इन्होंने कहा कि हम किस इंटरनेशनल फ्लाइट्स हम बंद कर देंगे, क्योंकि अगर कोई इंसान हमारी कंट्री में आना चाहता है फ्लाई करके तो उनको हमारी ही वैक्सीन जो है वो लेनी पड़ेगी, अगर उन्होंने वो नहीं ली हुई, इंजेक्ट नहीं की हुई, तो वो हमारी कंट्री में नहीं आ सकते। आपने बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन को ना कह के सिर्फ अपनी ही वैक्सीन अपने लोगों को, इंडिया ने तो देखिए कोवैक्सीन कोविशील्ड सब लगाया है हमने, ठीक है, वी डिडंट गो फॉर दैट, जिस तरह का आप कह सकते हैं, जिस तरह का आत्मनिर्भरता वो अपनाने की कोशिश करते हैं, उतने बेवकूफ़ तो हम भी नहीं हुए। तो उनकी तो वैक्सीन सिर्फ 54% एफिकेशियस है, यानी कि 54% ऑफ केसेस में सक्सेसफुल हुई है, बाकियों को होगा ही हो जाता है कोविड, है ना। तो जब आपकी वैक्सीन भी सक्सेसफुल नहीं है तो कहाँ से आपकी जीरो कोविड स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, जो इतने एंटाई ग्लोबलाइजेशन कभी कभी आप स्टैंसेस दे रहे थे वो आप ही के लिए खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है बेसिकली, आपको पता है हमने डिस्कस किया था वहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन अभी भी चल रहे हैं, पर ऑफ कोर्स थोड़ा तो इन्होंने ईज आउट कर दिया। अभी तक तो बिल्कुल ही ऐसा लॉकडाउन था कि कुछ भी हो तो पूरी तरह का लॉकडाउन। तो फिर लॉकडाउन में जितने लोग थे वो बप्पी लहरी का जो सॉन्ग है जिमी जिमी, उस पर डांस कर रहे थे टिकटॉक पे साड़ी पहन के, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था, राइट। तो अभी लेकिन क्या हो रहा है, इनका स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ईज आउट हो गई है कि हम टारगेटेड मैनर में, मतलब हम बहुत बेफालतू का मास टेस्टिंग नहीं करेंगे, पर अगर हमें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग में अगर केस है तो हम सिर्फ उसे सील आउट कर देंगे, ऐसा नहीं कि हमने पूरे एरिया में लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि इकोनॉमी भी तो है। प्रोटेस्ट पहली बार चाइना में प्रोटेस्ट होती दिखी है थोड़ी थोड़ी स्पोरैटिक कि we don't care about covid, we want we do care about our stomach because we have to earn to eat to get us something to eat, okay। तो ये चीज अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पिछले 6 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कोविड स्पेसिफिक, यानी कि कोविड की वजह से डेथ हुई है, और ये बेसिकली 87-year-old मैन थे हु डाइड इन बीजिंग। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, देर इज़ नथिंग मच इन इट टू एक्सप्लेन टू यू, लेट्स सी इफ चाइना डज समथिंग। अगर आपने देखिए अभी बेफजूल की और भी बातें पीछे आई थी कि वहाँ पे कू हो गया है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, मिलिट्री ने कू कर दिया, विच वॉज नॉनसेंस कम्प्लीटली, बिकॉज वहाँ की मिलिट्री पाकिस्तान नहीं है, वहाँ की मिलिट्री वहाँ की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वो कंट्रोल करती है, ठीक है, जो PLA है।
तो ये तो अपने में बहुत फनी था। और कि बेसिकली शी जिनपिंग जैसी उज़्बेकिस्तान से गए घर और वो गायब हो गए, और इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे देखी। वो इसलिए गायब हुए थे क्योंकि ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, और उनको बेसिकली क्या करना था, उनको उस पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन का रेस्ट लेना था और पब्लिक में नहीं आना था। दिस वाज द रीज़न। स्टेट्स चेक वेरीफाई डेटा ऑफ पीएम किसान बेनिफिशरीज मिनिस्ट्री। अब देखिए कल आया था द हिंदू में कि क्या हो रहा है। जो 11th इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान ने देखी। पीएम किसान आप जानते हैं कि 6,000 रुपये का आप कहते हैं कि लाभ मिलता है फार्मर्स को, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट से 2,000 2,000 2,000, ठीक है, एक साल में। तो ये चीज़, लेकिन ऐसा क्या है, उसकी 11th इंस्टॉलमेंट में केवल 3 करोड़ लोगों को ही बेनिफिट मिला और बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है, उनको पेमेंट नहीं हुई है। ये द हिंदू की एक रिपोर्ट निकली, उन्होंने सर्वे किया, ये संडे को निकालते हैं किसी इस तरह की एक रिपोर्ट को। तो अब इन्होंने फाइनली सरकार का रिस्पॉन्स अब देख लेते हैं। ओके, दैट द नंबर ऑफ फार्मर्स। अब देखिए इन्होंने बोला है कि जो फार्मर रिसीव करते हैं 11th इंस्टॉलमेंट, मतलब जो भी बेसिकली, अब अगर हम रिपोर्ट की बात करें, दे हैव फॉलन बाय 67%। अब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सेड दैट इट इज़ एन एररनेस रिफ्लेक्शन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ पीएम किसान स्कीम। पहले तो आप स्कीम समझ के आओ। इन्होंने कहा द हिंदू को कि ऐसे तो नहीं चलता जैसे आपको लग रहा है, क्योंकि कौन सा बेसिकली बेनिफिशियरी होगा कौन सा नहीं होगा, इसका सारा डेटा कौन रखता है, स्टेट गवर्नमेंट्स रखती है। इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो आप हमें तो बिल्कुल दोषी मत ठहराइए। और उन्होंने हमें बताया इतने बेनिफिशरीज हैं, हमने उतना रिलीज कर दिया अमाउंट। द स्कीम एक्सटेंसिवली यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू वेरीफाई एलिजिबिलिटी ऑफ फार्मर्स, के फार्मर्स एलिजिबल भी हैं कि पीएम किसान के लिए कि नहीं, वो हम बिल्कुल डिजिटल हैं, यू नो अस। एंड स्टेट्स और यूटी अपलोड द डेटा ऑफ एलिजिबल। अब स्टेट क्या करती है, ये यूटी गवर्नमेंट क्या करती है, वो एलिजिबल फार्मर्स के डेटा को आफ्टर ऑफ कोर्स वेरिफिकेशन अपलोड करती है, ठीक है। और कौन कौन एक्सक्लूड हो रहे हैं वो फिर उन्हें नहीं करती। द डेटा ऑफ फार्मर्स अपलोडेड बाय स्टेट्स गोज थ्रू सेवरल वैलिडेशन। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द फैक्ट इज कि यहाँ पे और एक और चीज़ लिखी है, क्लेम दैट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट द बेनिफिट। हर बार जब हम इंस्टॉलमेंट निकालते हैं तो बेनिफिट्स आर प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर रिक्वेस्ट फॉर फंड ट्रांसफर साइंड बाय द स्टेट्स और यूटी। जब स्टेट्स और यूटी साइन कर देते हैं दैट वी रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसफर द फंड, हम तभी बेसिकली इतना अमाउंट भेजते हैं जितना उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया होता है। तो आप देख लो, इससे पता चलता है कि आपको स्कीम के बारे में नहीं पता था और हमारी तो कोई गलती नहीं है। इंडिया हेल्स कंपनसेशन फंड अप्रूव्ड एट यूएन समिट। दिस इज ऑफ कोर्स हिस्टोरिक। दिस इज अब क्या इससे हिस्टोरिक होता नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन कुछ अगर आपने अग्री कर लिया है यूएन कॉप पे तो वो हिस्टोरिक ही है। अब कॉप 27 को इम्प्लीमेंटेशन कॉप बोला गया था, क्योंकि आज तक जो इतनी बातों पे अग्री किया गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो बस ऐसे ही आप कह सकते हैं डिक्टम्स बन के रह जाते हैं, बातचीत बन के रह जाती है। डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट नॉनसेंस दे टॉक अबाउट, ग्लोबल वार्मिंग हैज टू बी curtailed, coal, methane, but this time it has to be, it was to be something about the implementation। जो बातें आज तक की गई हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हम कब से लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बना आज तक नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ है, संडे को जो यूएन कॉप 27 शर्म शेख इजिप्ट में हो रहा था, उसको बेसिकली इंडिया ने डेफिनेटली डिस्क्राइब किया है हिस्टोरिक। क्यों? क्योंकि हमने अग्री कर लिया सारी कंट्रीज ने मिलकर कि हम एस्टैब्लिश करेंगे एक फंड को जो एड्रेस करेगा लॉस एंड डैमेज के लिए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है या उनकी डिजास्टर्स की वजह से हुआ है। आप जानते हैं, मैंने बहुत पहले आपको बताया था, अगर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रीलिम्स में कि ये बाली एक्शन प्लान 2007 जो बेसिकली डिजास्टर रेजिलियंस के ऊपर था, बाली एक्शन प्लान, अब अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इसके बारे में, उसमें पहली बार लॉस एंड डैमेज का नाम आया था, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं बता रही हूँ नाम कहाँ आया था, ओके। तो बाय चांस आप कॉप में कंफ्यूज हो जाए और वहां पे आपको लगे नहीं किसी कॉप में ही हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है, बाली एक्शन प्लान में था, ठीक है। तो इन्होंने बोला है सेइंग द वर्ल्ड हैज वेटेड फार टू लॉन्ग फॉर दिस, यस ट्रू, मेकिंग एन इंटरवेंशन इन द क्लोजिंग प्लेनरी ऑफ कॉप 27। हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने बोला है कि वर्ल्ड को, देखिए बिल्कुल साफ सीधी सी बात है कि पूरे संसार को फार्मर्स को बर्डन नहीं करना चाहिए कि आप मिटिगेशन करो। मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन और अडेप्टेशन में भी हम डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं। मिटिगेशन क्या होता है कि हम एमिशंस को रिड्यूस करें। अब एमिशंस को फार्मर्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एज पर डेवलप्ड नेशंस? वो तो कहते हैं आप चावल ही मत उगाओ क्योंकि चावल की वजह से मिथेन निकलता है वाटर क्लॉगिंग की वजह से। वो कहते हैं आप लाइफ स्टॉक सेक्टर से अपना दूध मत निकालिए क्योंकि डेयरी सेक्टर की वजह से बड़ा सारा मिथेन निकलता है, कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इनके कहने से क्या हो जाता है, यू कैन नॉट बर्डन
farmers with these mitigation responsibilities. India has kept mitigation in agriculture out, और इंडिया ने भी कभी भी अपने जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं बेसिकली उसको जो एनडीसीज होते हैं उसमें हमने कभी भी फार्मर रिलेटेड आप देखेंगे कोई भी हमारा ग्रीन क्लाइमेट वगैरह ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं, पर फार्मर रिलेटेड कोई भी हमारा नेशनल प्लान में इनिशिएटिव नहीं है। जो एनडीसीज होते हैं आपको पता है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो था 2015 का, उसका एक गोल है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कोशिश करना है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर दें। तो उसके लिए हम एनडीसीज शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, ये भी हमें पता है। शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स में डिफरेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं जो अगले 5 से 10 साल में हम बेसिकली करेंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इंडिया ने अभी 57th नेशन बन गए हम हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को रिवील करके इजिप्ट में ही, जिसमें हमने बोला कि बेसिकली ऑफकोर्स आप बता तो नहीं सकते ना कि 2070 तक हमारा प्लान है, 2070 तक हज़ारों तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी इवॉल्विंग, ऑफकोर्स हम देखेंगे। पर ब्रॉडली हमारा बहुत सारे चीज़ें हैं, हम हाइड्रोजन की तरफ बढ़ेंगे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन एक रोल प्ले करेगा, ये कुछ कुछ हमने स्टेट किया उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के नॉट बी क्वांटिटेटिव। आप ये नहीं बोल सकते कि हम इतने डिग्री सेल्सियस ये इतना अमाउंट इतना, ये कुछ नहीं कह सकते। आप बताएंगे नेचर क्या होगा आपकी जर्नी का, ओके। द डेवलप्ड नेशंस पर्टिकुलरली यूएस ऑफ कोर्स वो तो अपोज करते ही हैं इसको, लॉस एंड डैमेज फंड को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बड़ी सारी लायबिलिटी उनके कंधों पे आ जाएगी, उनको पे करना पड़ जाएगा। वो सब डेवलप होना चाहते हैं पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। Opposing the efforts to extend the scope of mitigation to agriculture at COP27, India had on Thursday said that, अब देखिए जैसे ये कह रहे थे कि आप डेवलप्ड नेशंस एक्चुअली सर्च फॉर चीप सॉल्यूशंस अब्रॉड, उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना, अपने लोगों पे उन्होंने कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं लगानी उनके लाइफस्टाइल पे कि आप सस्टेनेबल वे में रहिए खाइए पिए, पर उनको बाकियों को कहना है कि आप खाना उगाना बंद कर दो। तो एग्रीकल्चर हमारी 17% जीडीपी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, हमारी 50% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर निर्भर है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज़ अब देखिए उन्होंने लाइफ के बारे में बोला, लाइफ इनिशिएटिव हम हज़ारों बार डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब जस्ट ट्रांजिशन को अगर हम देखें, जिसका डिक्लेरेशन में हमने वर्णन देखा, तो इसका मतलब है कि बेसिकली यू शिफ्ट टू लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ओवर अ टाइम स्केल दैट इंश्योर्स फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, लीविंग नो वन बिहाइंड इन द प्रोसेस, ओके। कि आप डेवलप भी इस तरह से कीजिए कि फूड इनसिक्योरिटी का क्वेश्चन ही अराइज ना हो। इंडिया हैज़ गिवन $15 billion एज सॉफ्ट लोन्स टू नेबर्स, नथिंग मच हियर। बेसिकली इंडिया ने जितने भी सॉफ्ट लोन दिए, सॉफ्ट लोन क्या होता है जिसमें हम बेसिकली बहुत कम इंटरेस्ट रेट लेते हैं और बहुत बड़ा टाइम पीरियड, इन द सेंस हम कहेंगे कि आप 0.1% इंटरेस्ट पे कीजिए, बस कोई बात नहीं, हम आपकी डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और आप 35 साल बाद हमें बेसिकली रिटर्न कर देना है लोन, तो वो सॉफ्ट लोन होता है। तो हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज को सॉफ्ट लोन्स दिया है। पहले हम जितना अमाउंट था $3 बिलियन था, अब हमारा $15 बिलियन पहुंच चुका है इन लास्ट 8 years, दिस इज ह्यूज। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आप ये लिख सकते हैं इकोनॉमी का एक डायमेंशन। अब देखिए लॉयर्स प्रोटेस्ट यूनाइट सीजेआई रिजिजू ऑन सेविंग सैंक्टिटी ऑफ कोलिजियम रूलिंग्स। तो देखिए आपको पता है किरण रिजिजू जी जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी खिलाफ है कोलिजियम सिस्टम के, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, इस तरह की बातें आपने सुनी है। और जो हमारे सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, लेकिन फाइनली हमने जो अभी लॉयर्स की प्रोटेस्ट देखी, 2 ट्रांसफर से रिलेटेड जो रेकमेंड किए गए हैं अभी तो सरकार को, गुजरात और तेलंगाना हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर को, अब लॉयर्स ने इस पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो किरण रिजिजू जी ने जो अभी तक काफ़ी क्रिटिकल थे उन्होंने साथ दिया है, यूनाइट हो गए हैं अब सीजेआई और यानी कि लॉ मिनिस्टर के। देखिए ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, आप हर डिसीजन को क्वेश्चन करने लग पड़ोगे तो ऐसे है ना। अगर ठीक है ये एक इवेंट है, हमें समझ आता है कि आपने प्रोटेस्ट करी या जो भी हुआ, लेकिन हर बार ऐसे ही होता रहेगा, रेकर करती रहेंगी इस तरह के इंस्टेंसेस, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिस इज नॉट समथिंग गुड। आप कैसे मतलब कोलिजन इतने सालों का एक हमारा एक्सपीरियंस है इसके साथ, यू कांट डू दैट, ओके। तो ये चीज़ हमने देखी है। विद वीपी इन दोहा कॉल्स ग्रो फॉर रिलीज ऑफ 8 नेवी मैन। तो देखिए ये जो 8 नेवी मैन हैं जो बेसिकली कतर में अभी अरेस्टेड हैं, एग्जैक्टली पता नहीं है कि इन पे एलिगेशंस क्या हैं, पर ये अरेस्टेड हैं, इनकी फैमिलीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहते हैं कि अब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, जो अभी बेसिकली हु हैज़ गॉन टू
दोहा ऑन संडे टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इनॉग्रेशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। तो वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को रखें। अब देखिए जो फैमिली मेंबर्स हैं 8 रिटायर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर्स की जिन्हें इम्प्रिजन किया गया कतर में, दे हैव स्टेप्ड अप देयर कॉल्स फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन देयर रिलीज। क्या आप रिलीज के बारे में बात करें? ये जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं दे हैव बीन इन कस्टडी देयर फॉर मोर देन 80 days। ओके अब देखिए फाइनली इनको थोड़ा सा कांटेक्ट करने के लिए मिला है अपनी फैमिलीज के साथ, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है हमारी वो दोहा गए। कंज्यूमर एक्सेस क्या होता है बेसिकली कि हमको लॉयर प्रोवाइड करने दो उनका केस वहाँ पे लड़ने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ कहता है, ठीक है, ICJ कहता है, ICJ। उनके जो हमारे कुलभूषण जाधव जी के केस में कॉन्सुलर एक्सेस के ऊपर ही तो आपको पता ICJ रूलिंग थी। बट देयर इज नो वर्ड ऑन देयर रिलीज एट प्रेजेंट, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। अब देख गवर्नमेंट की अगर हम बात करें उन्होंने भी कमेंट नहीं किया है, और इनमें से 7 हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनको रिटेन किया गया है। द मैन वर्कड फॉर अ कतरी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, और एक बार ये इन्वॉल्व हुआ करते थे, मतलब ये जो काम था इनका, दे वर एक्चुअली ट्रेनिंग कतरी नेवी, है ना। अब रिटायर होने के बाद यू ऑफ कोर्स टेक अप अ जॉब फॉर योर सेल्फ, राइट। तो और लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करते थे। और देखिए जो देहरा ग्लोबल्स मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के बेसिकली, जिनका नाम परनेंदु तिवारी है, उनको बेसिकली वो ही हैज़ बीन इन कतर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ फॉर सेवरल ईयर्स, और 2019 में इनको बेसिकली प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी मिला था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के तरफ से, कि उन्होंने इंडिया की इमेज अब्रॉड में अच्छी की, और बायलेटरल रिलेशनशिप कतर और इंडिया के बीच में काफ़ी बढ़ाई है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसा क्यों है ये पता लगना पहले तो बहुत ज़रूरी है, और इनके रिलीज़ के बारे में क्वेश्चन रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन जब होती है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है उस कंट्री में क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके देश के कितने सारे लोग कहाँ रह रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है। एटलीस्ट मतलब ऑफ कोर्स डेटा है, बट अगर कुछ वहाँ पे होता है तो वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ऐसा इनडिफरेंस ग्लोबल इश्यूज को लेके किसी भी कंट्री को नहीं दिखाना चाहिए। बेंगलुरु ब्लास्ट प्राइम सस्पेक्ट प्रोक्योर्ड सिम इन कोयम्बटूर सेज पुलिस। तो देखिए क्या हुआ है बेसिकली, आपको पता है कि सैटरडे को एक ब्लास्ट हुआ है बेंगलुरु में। तो वो जो सस्पेक्ट थे उनमें प्राइम, वो कोयम्बटूर यानी कि चेन्नई में भी कुछ समय, कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में भी कुछ समय रह के आए थे इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया है। द 24-year-old सस्पेक्ट मोहम्मद शरीक was also one of the 2 people injured in the blast that occurred in a moving auto rickshaw। एक मूविंग ऑटो रिक्शा में बेसिकली ब्लास्ट हुआ। ओके तो यहाँ पे वो एक डॉमेट्री में रहे थे कोयम्बटूर में, और उन्होंने अपने जो वहाँ पे एक एसोसिएट थे सुरेंद्रन, उनके आधार कार्ड को यूज़ किया, उनके क्रेडेंशियल्स के माध्यम से एक सिम कार्ड अपने लिए लिया, और ये सब वगैरह हुआ है। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ एन एक्ट ऑफ टेरर, एंड दिस इज़ जो अभी रिसेंटली कोयम्बटूर ब्लास्ट हुआ इसका क्या लिंक है इससे, वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है भी है कि नहीं है। इंक्रीमेंटल विन, अब देखिए इस तरह के जो आइसोलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं इधर उधर या कोशिशें हो रही हैं, ये सही नहीं है। ऑफ कोर्स there has to be some action against it, and that too a very tough one। LND refers to impacts। अब देखिए लॉस एंड डैमेज की यहाँ पे बात की जा रही है। लॉस एंड डैमेज का मतलब क्या होता है, उस तरह के क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जिनको आप बेसिकली अवॉइड ही नहीं कर सकते, ना ही मिटिगेट करके ना ही अडेप्ट करके। मिटिगेट हमने अभी जस्ट देखा, अडेप्ट भी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि क्लाइमेट चेंज तो अब हो चुका है, ठीक है, तो अब नए तरह के एनवायरनमेंट में हमने रहना है, तो कैसे रहना है, खुद को क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट कैसे करें। तो आप क्या करेंगे, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी कम हो गया है, ओके पानी कम हो गया है, ग्राउंड वाटर कम हो गया है, या जो भी पानी की कमी हो गई है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है ना, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो अब पानी कम है तो इरिगेशन के लिए भी पानी कम है, तो फिर आप मिलेट्स उगाइए। ये एक कह सकते हैं एडेप्टेशन मेजर है। आप मिलेट्स उगाएंगे उससे क्या होगा, पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़, या फिर आप क्या करें, आप सपोज कीजिए कि फ्लडिंग होगी ही होगी, है ना, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप क्या करें, बड़ी बड़ी वॉल्स एज फेंसेस लगाएं बीच के पास, क्योंकि आपको पता है ना कि उससे फ्लडिंग ना हो सके। यू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, ओके। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अब ये दोनों ही चीज़ें जब काम ना करें, वो होता है लॉस एंड डैमेज। जो हो चुका है इतने सालों में, जो हो चुका है, जो आपकी वजह से आप ग्रो किए और हम डैमेज हुए, ठीक है, जिसकी अब कोई भरपाई नहीं हो सकती, ठीक है। दे ऑल्सो इंक्लूड नॉट ओनली इकोनॉमिक डैमेज टू प्रॉपर्टी बट ऑल्सो लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, यस।
जो पहले अगर एक तरह का लाइवलीहुड किसी तरह का प्रोफेशन परस्यू किया करते थे, अब ग्लोबल वार्मिंग इस स्तर पे हो गई या क्लाइमेट चेंज इस स्तर पे हो गया कि वो प्रोफेशन ही पॉसिबल नहीं है अब, ठीक है, वो जगह ही नहीं बची या फिर उस तरह की चीज़ें हो ही नहीं सकती अब, तो फिर उस लाइवलीहुड के लॉस के लिए कौन पे करेगा? एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन साइट्स दैट हैव कल्चरल इंपॉर्टेंस, यस, बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो फ्लड्स की वजह से या इरेटिक रेनफॉल की वजह से किसी भी इसी तरह की चीज़ें जिनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस है अगर उनको भी डैमेज हो रहा है तो उसके लिए भी पे किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितने तरह के अफेक्टेड नेशंस बेसिकली एलिजिबल है इस कॉम्पनसेशन के लिए, वो ब्रॉड हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट हर डेवलपिंग कंट्रीज के अम्ब्रेला के अंडर आ जाएगी। द टेक्स्ट अप्रूव्ड एट शर्म एल शेख ओनली कमिट्स टू अ फंड बीइंग क्रिएटेड। अब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसमें अभी तक ये नहीं पता कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फंड को, ये तो कुछ भी नहीं पता अभी, बस फंड क्रिएट हो गया इतना पता है। डिस्कशंस कैसे इसको सेटअप किया जाएगा ये सब वगैरह भी होगी कॉप नेगोशिएशंस में, फ्यूचर कॉप नेगोशिएशंस में। व्हाइल देयर हैव बीन नॉमिनल कमिटमेंट्स, अब कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत उत्साह दिखाया है जैसे स्कॉटलैंड एंड वलोनिया, बेल्जियम, कि हम डोनेट करेंगे इस फंड में, लेकिन लॉस एंड डैमेज जितना ऑलरेडी हो चुका है इट्स ऑलरेडी ओवर $500 बिलियन। अब इतना कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे बनेगा, जब तक यूएस नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें। ड्यूरिंग नेगोशिएशंस दिस ईयर द यूरोपियन यूनियन प्रेस्ड, अब देखिए यूरोपियन यूनियन तो सबसे टफ स्पॉट निकल के आ रहा है इस चीज़ में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कहता है कि चाइना पे करे इस लॉस एंड फंड में, लॉस एंड डैमेज फंड में, इंडिया पे करे, अरब स्टेट्स पे करें, क्योंकि दे आर लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज एंड दे आर ऑल्सो sort of the largest emitters as well and all of that। तो बेसिकली इंडिया और चाइना का रिस्पॉन्स हमने देखा था कैसे बिल्कुल आइडेंटिकल है इस पे। वैसे तो हमारा बनता नहीं कि हम इस पे कुछ कंट्रीब्यूट करें क्योंकि हमने भी सहा है और हम डेवलपिंग ही हैं, पर हमने हर वो कोशिश की है अपने सारे दोस्तों की मदद करने के लिए क्लाइमेट चेंज में जितनी हम कर सकते, एंड दैट इज ट्रू। ओके, दिस ऑलरेडी ओपन्स अप फ्रेश ओकेजन फॉर एक्रोमनी। अभी देखिए नॉर्थ साउथ डिवाइड जो आप पढ़ते हैं, जो कॉप मीटिंग्स में दिखता है, वो आपको अब यहाँ भी दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये चलता ही रहेगा पता नहीं आने वाले कितने टाइम तक। वाइल द गेम इज इंक्रीमेंटल, कंट्रीज ought not to lose momentum and must work। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। Alright, this is charting the economic journey ahead। जो हमारे सी रंगराजन जी हैं, जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, आपको पता है कि ये कितनी बड़ी अथॉरिटी है इकोनॉमी में। तो वैसे ये आपको मतलब मोर और लेस दिस इज स्टैटिक, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया की स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या थी डेवलपमेंट की, 4 एलिमेंट्स होते थे कि हम अपनी सेविंग्स और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, यानी कि लोगों की सेविंग्स रेट बढ़े और साथ में इन्वेस्टमेंट रेट इन द सेंस कि जितना हम फॉर एग्जांपल हमारी जितनी इनकम है, कंट्री की ले लीजिए आप, जितनी कंट्री की इनकम है उसका सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन हम किसी ऐसे कैपिटल गुड में इन्वेस्ट करें जो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ला के दे। स्टेट इंटरवेंशन यानी कि स्टेट पॉलिसी थी, स्टेट ड्रिवन आप कह सकते हैं इकोनॉमी थी वो, जो नेहरू जी ने अडॉप्ट की थी। स्टेट लेड सोशलिज्म आप कह सकते हैं, जो यूएसएसआर से जो प्रभावित हुए थे। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब जो चीज़ें हम इम्पोर्ट किया करते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें हमने कोशिश की थी हम उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की कोशिश करें ताकि हम इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करके डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिप्लेस कर दें। एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, कुछ एक्सटेंट तक अगर हम पॉलिसी मेकर्स की बात करें, वो देखिए हैंडीकैप थे उस समय। कोई डेवलपिंग नेशन जो अभी एक कॉलोनी था वो बाहर आया है, वो कैसे ग्रोथ को एक्सीलरेट करे, कोई मॉडल ऐसा अवेलेबल था ही नहीं उस टाइम। चाइना नहीं था, मतलब ऐसे वाला जो आप आज देखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारे को कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं था हमारे पास। तो अननेसेसरीली पिछली सरकारों को ब्लेम करना भी गलत है, ठीक है। स्टेट इंटरवेंशन ऑन एन एक्सेसिव स्केल, ये आर्टिकल कहता है, ठीक है, स्टेट इंटरवेंशन ऑन एक्सटेंसिव स्केल सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट इवन। तो फिर उनको लगा कि ठीक है हम स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी चला लेते हैं, क्योंकि पता तो कुछ है नहीं, ऑफकोर्स बहुत कम क्रिटिक्स थे इस चीज़ के, तब लिबरलाइजेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, क्लोज्ड इकोनॉमी आप कह सकते हैं। हाउएवर बाय द एंड ऑफ 1970s ऐसा बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सारी क्रिटिसिज्म होने लग पड़ी। फिर चाइना ने 1980s में अचानक से खुद को चेंज कर दिया, ग्लोबलाइजेशन के लाभार्थी बन गई चाइना। ओके, फिर 1991 में जो क्राइसिस हुआ बेसिकली, तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि अब हमें एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और हमने किए भी, ठीक है। 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया।
ओके तो ये सारी चीज़ें हमने लाइसेंस राज हटा दिया, ये सब कुछ किया, रोल ऑफ स्टेट कम कर दिया, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी जो इनवर्ड हुआ करती थी, एक्सपोर्ट्स करने शुरू किए। तो इंडिया की एवरेज ग्रोथ अगर हम देखें 1970s तक वो काफ़ी मॉडेस्ट थी, हम 3.6% ही ग्रो कर रहे थे। लेकिन कुछ 1970s के टाइम पे, यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे अगर हम देखें, हेल्थ में कुछ सोशल पैरामीटर्स, लिटरेसी रेट ये इंप्रूव हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अबॉर्शन को भी डीक्रिमिनलाइज उन्हीं के समय पे हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। वाइल इंडिया हैड टू रिलाई ऑन हैवी इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स, लेकिन हम फूड ग्रेन्स काफ़ी इंपोर्ट कर रहे थे, ये सब चीज़ें। पर ग्रीन रेवोल्यूशन एक ब्रेक थ्रू लेके आया था। इट वॉज ऑल्सो लेस देन इंडियाज। पर बात यह है, हम जितना भी ग्रो कर रहे थे ना, काफ़ी सालों तक अपनी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ही कम ग्रो कर रहे थे। प्लान आफ्टर प्लान, एक प्लान के बाद दूसरा प्लान, पर हमारा कुछ खास हो नहीं रहा था ग्रोथ, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी डिड ग्रो एट 5.6% इन द 90। अब देखिए यहाँ पे बस ये लिखा है, सबसे बढ़िया ग्रोथ जो हमने की है 2005-06 और 2010-11 के बीच में की है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये क्यों हुआ था, मनमोहन सिंह जी और मोन्टेक सिंह आलूवालिया, अगर आप जानते हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने साथ मिलकर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मनमोहन सिंह जी आप कह सकते हैं फिनेंस मिनिस्टर थे ना 1991 के टाइम पे, तो उन्होंने बेसिकली ये सब कुछ किया था, ये रिफॉर्म प्लान किए थे मोन्टेक सिंह आलूवालिया जी के साथ मिलके, ठीक है। तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो। तो फिर ऑफ कोर्स उन्हीं का ये अब देखिए, फिर उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, ऑफ कोर्स उन्होंने भी कंटिन्यू ही किया इन रिफॉर्म्स के साथ, और फिर इस वजह से हमने ग्रोथ देखी। During this period, the investment rate reached a peak of 39.1%. ओके अब देखिए 2008 में तो आपको पता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया, पर इंडिया वाज नॉट इवन दस से मस, हम वैसे ही थे, कोई रिसेशन नहीं है हमारे, हमने बिल ग्रो किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट रेट था 39.1%, यानी कि जितनी हमारी इनकम थी उसमें से हम 39.1%, अराउंड 40% हम इन्वेस्ट कर रहे थे अच्छी चीज़ों में, कैपिटल हैवी चीज़ों में, ठीक है, जो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स देगा। इसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग्स रेट भी बहुत सारे थे। सो इट वाज एवरीथिंग वाज लाइक अ वेरी गुड थिंग। फिर उसके बाद से लेकिन अब ग्लोबल स्लो डाउन हम देख रहे हैं, तो इंडिया में भी स्लो डाउन देख ही रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। तो अब देखिए एक और हमें, अब देखिए 1991 के टाइम पे एक पॉलिसी आई, क्योंकि एक क्राइसिस था, क्राइसिस के बाद एक पॉलिसी आई। अब उसके बाद कोविड भी आ गया है, रशिया यूक्रेन वॉर भी आ गई है, तो हमें एक और रोड मैप चाहिए, क्योंकि हमें 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है। ओके तो हमें बेसिकली क्या करना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट को, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो रहा है बेसिकली उसके रेट को, हर साल हम कितना कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, इसको बेसिकली 33% तक लेके जाना है, जीडीपी का 33%। ओके साथ ही में हमें बेसिकली इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो को 4 तक लेके जाना है। क्या होता है कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब, कि हम जितना कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें उतना आउटपुट दे रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं, वो, ठीक है। इसी अगर हम ये सब चीज़ों पे कैपिटल अच्छा बनाएंगे, कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी कि जो हमने कैपिटल स्पेंडिंग की है वो हमें आउटकम दे भी रही है कि नहीं, इंश्योर करेंगे, तो हमारा 7% रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा करना पड़ेगा सरकार को, ऑफ कोर्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है, वही जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा एक आर्टिकल में। ओके तो इंडिया नीड्स टू एब्जॉर्ब, साथ में नई टेक्नोलॉजीज जो इमर्ज हो रही हैं उनको लेके चलना, साथ में मल्टी डायमेंशनल हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो एक्सपोर्ट सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ, अब देखिए ज़रूरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो जीएसटी पे करते हों, क्योंकि बात क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी, पेंशन वगैरह जितने ये रिलीफ होते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट ये सब वगैरह, क्योंकि जितनी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है उतनी इक्विटी इंपॉर्टेंट है, कि ग्रोथ हो रही है तो सब तक इकोनॉमी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनइक्वालिटी सही नहीं है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर बात यह है हमको पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव करनी है, यानी कि हम ग्रोथ 5th लार्जेस्ट होने से कुछ नहीं होता, पर इंसान के पास कितना पैसा है वो मैटर करता है। अगर आप ग्रो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन आपके यहाँ पे बेसिकली दिस इज़ नथिंग, अगर आपके यहाँ पे लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम कुछ है ही नहीं, तो इससे ये पता चलता है कि ऑक्सफैम रिपोर्ट बिल्कुल सही है, कि कुछ गिने चुने 1% लोग ही हैं जिनके पास सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकियों तक पैसा नहीं पहुंच रहा, तो उसके बारे में कुछ करना चाहिए। 61% वोटिंग रिकॉर्डेड इन नेपाल, पोल्स 1 किल्ड इन वायलेंस। देखिए यहाँ पे बस आपको मुझे ये बताना है कि नेपाल में इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं पार्लियामेंट के लिए, प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, उसमें 61% पोलिंग हुई है, विच इज़ फाइन, इट इज़ फाइनिश, ओके, कि जितने वोटर एलिजिबल हैं उनसे 61% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दिस इज़ गुड, ओके।
इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने परेशान हैं बदलती हुई सरकारों की वजह से। लेकिन थोड़ा सा स्पोरेडिक वायलेंस देखिए, एक डिस्प्यूट हो गया पोलिंग बूथ के बाहर और कुछ झगड़ा हो गया, फिर पुलिस ने फायर की, ये सब कुछ हुआ है वहाँ पे जिसमें एक इंसान की जान चली गई है। तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे लिखी हैं, इसलिए मैं आपको ये आर्टिकल भी बता देती हूँ ब्रीफली। ग्रेट नॉट साइटिंग अनटैंगल्स अ माइग्रेशन मिस्ट्री। तो फाइनली क्या हुआ है कि देखिए, एक ग्रेट नॉट है, ग्रेट नॉट एक बर्ड है, ठीक है, बिलोंगिंग टू द एंडेंजर्ड कैलिड्रिस टेन्यूरोस्ट्रिस हॉर्सफील्ड 1821। देखिए बेसिकली हमारे को मालाबार कोस्ट यानी कि केरला के कोस्ट के पास मिली है। ये 9000 किलोमीटर फ्लाई करके आई है। तो विंटर में आपको पता है विंटर माइग्रेशन होती है, उसी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन देखिए क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो आपको पता है, जिसमें इंडिया एक स्टॉप ओवर पॉइंट है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हमें कैसे पता चला है कि इनके यहाँ पे जो टैग किया गया है ना, ठीक है, ये जो मॉस्कवा रिंग आपको दिख रही है, रशिया ने किया है। तो इससे हमें पता चला कि रशिया से यहाँ से उड़ते हुए येलो सी रीजन में ही रहते हैं, वहाँ पे इसको बेसिकली टैग किया गया और यहाँ पे आए हैं, ठीक है। सो इसी तरह का एक और बर्ड हमें देखने को मिला था जामनगर यानी कि गुजरात में। तो ये चीज़। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।